राधा अपने बेटे की शादी का अरमान काफी समय से अपने दिल में दबाकर रखे हुए थी, लेकिन अब फाइनली उसने अपने बेटे की शादी कर दी। अपनी नई बहू का स्वागत करने के बाद ही राधा को चैन आता है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राधा का बेटा राजू आवारा था, कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता, जिस वजह से बहुत ढूंढने पर किसी लड़की से उसकी शादी होती है। हर कोई हैरान भी था कि भला इस निठल्ले आवारा राजू की शादी आखिर हो कैसे गई। लेकिन अब राधा की बहू को देखने लोगों का आना जाना लगा रहता। और राधा कैसी है? अब तो तुझे बस आराम ही आराम है। घर में बहू जो आ गई तेरी। हाँ हाँ बहन, जब से बहू आई है थोड़ा बहुत सुख तो मिल ही गया है, वरना बेटी होने का कौन सा सुख मिला ही था मुझे। ये तो सही कह रही है राधा तू। वैसे है कहाँ तेरी बहू? जरा हमें भी उसका चेहरा दिखा दे। अरे हाँ, यहीं कहीं होगी या तो सोई हुई होगी। तू बता, तेरा कहीं आने जाने का प्लान बना है क्या? अगर है तो हमें भी ले चलियो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि तेरी बहू की मुंह दिखाई भी करते ही जाऊं। रुक, अभी बुलाती हूँ। बहू कहाँ है? देख तो जरा, पड़ोस वाली कमला आंटी आई हैं। जरा आके मुंह दिखाई की रस्म तो करवा ले। राधा, बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। तेरे बेटे से तो लाख गुना सुंदर है। तेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब ये बात चल ही रही होती है कि तभी कीर्ति का आना होता है और ये सब सुनकर तुरंत ही वो बोल पड़ती है। ओ कम ऑन आंटी, कहाँ से आपको भाभी ब्यूटीफुल लगती हैं? इनका रंग देखो और मेरा रंग देखो। आई एम सो ब्यूटीफुल। देख बहन देख, अब इसके ड्रामे शुरू हो गए। पूरी अपने बाप पे गई है, बिना वजह टांग अड़ाने की आदत है इसे। अब ये शुरू हो गई, अब करेगी ये ड्रामे और कलेश। अरे तुझे तो रोज ही देखती हूँ, इतने सालों से देखती भी आ रही हूँ। वही हाथ, वही मुंह, वही पैर। पहले भी चिमकांडी लगती थी और अभी भी चिमकांडी लगती है। कुछ अलग थोड़ी हुआ है तुझमें। मैं तो यहाँ बहू को देखने आई थी। बहू बहुत पसंद आई मुझे। वैसे कमला आंटी, आप भी बहुत पुरानी हो गई हो। कुछ तो बदलो, जो देखने में मजा भी आए। थोड़ा बूढ़ी से जवान करके देखो अपने आप को जरा, कितना अच्छा लगेगा। राम राम राम। राधा को सिखा अपनी बेटी को। कल को ससुराल जाएगी ना तो इसकी सास इसको चप्पलों से मारेगी। अरे इसको संस्कार सिखा अभी से, नहीं तो ससुराल में जाके नाक कटवा देगी तेरी। जरूरत पड़ी तो बदलनी तो पड़ेगी ही ना कमला आंटी। अरे कीर्ति के बारे में तो आपको पता ही नहीं। एक चीज जो कीर्ति को सबसे अच्छे से आती है वो था दिखावा, जिस वजह से वो बहुत बार तो कई ऐसी बातें करती थी कि किसी को हजम ही नहीं होता था। इसलिए अब उससे सब चिढ़ जाया करते थे। अब देर शाम कीर्ति अपनी माँ राधा और कमला के साथ मार्केट जाने के लिए निकलती है। भाभी हमें आने में लेट हो जाएगा, तो आप खाना बना कर रखना और मेरे लिए नहीं बनाना। मैं तो आज कुछ डिलीशियस खाना खा कर आऊंगी। क्यों बेटा, किसी शादी पार्टी में जा रही है क्या, जो वहाँ तेरे लिए प्लेटें सजाई जा रही हो? अरे आंटी, आपको तो सब पता है मुझे बाहर का खाना कितना पसंद है, इसलिए खाना ऑर्डर करूंगी। ये घर का खाना भी कितना बोरिंग होता है यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी इसने दिखावे के चक्कर में मुझे बर्बाद कर रखा है और आगे चल के अपने पति को भी करेगी। मुझे पता है, पति को बर्बाद करने के बाद ये यहीं आकर बैठेगी। अब तीनों मार्केट पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर कीर्ति अपने लिए आइसक्रीम लेने जाती है। तभी एक लड़की आइसक्रीम वाले से कहती है, भैया आपके पास सबसे महंगी आइसक्रीम हो ना, वो दे दो। 500 की आइसक्रीम? ओहो हो, लगता है ये बहुत अमीर है। पर मैं कौन सा कम अमीर हूँ। वैसे भी भाभी के सामने थोड़ा तो बनाना ही पड़ेगा। अभी इससे भी महंगी आइसक्रीम लूंगी मैं तो। और कीर्ति भी दिखावे के लिए महंगी वाली आइसक्रीम खरीद लेती है और इधर राधा और कमला सब्जियां लेकर घर आती है और तीनों घर पहुंचते हैं। भाभी जल्दी से बैग से आइसक्रीम निकाल दो, वरना मेल्ट हो जाएगी। बहुत महंगी है, कहीं खराब ना हो जाए। जी अभी निकाल देती हूँ दीदी। भाभी ध्यान रखिए, आइसक्रीम का पूरे 500 की है। क्या कहा तूने, कितने की है? माँ वो मैंने बोला, अरे माँ 50 रुपए की है। आपको खानी है तो खा लो। हाँ ठीक है, तू खा ले, मुझे नहीं खाना। अभी तो बोल रही थी कि 500 की है। शायद सासू माँ इनको डांट ना दे, इसलिए इनके मुंह से डर से निकल गया 50।
माँ जी के सामने ही दिखावा कम करती हैं। वैसे जब से मैं आई हूँ ये अपना दिखावा बंद ही नहीं कर रही हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसे मैं तो गवार हूँ और ये डिज्नीलैंड की शहजादी। अब अगली रोज राधा मधु से राशन का हिसाब किताब कर रही थी। तभी मधु अपनी सास राधा से कहती है, माँ जी ब्लैक पेपर भी खत्म है और सॉल्ट भी। ओ प्लीज भाभी, इंग्लिश मुझे भी आती है, समझी ना आप। ये इंग्लिश बोल के आप जताना क्या चाहती हैं? मैंने तो कुछ सोच कर नहीं बोला, आप कुछ भी बोल रही हैं। बहू तू ना शांत हो जा और इसके आगे ना हिंदी ही बोला कर। और इसके सामने तू कुछ इंग्लिश में बोलेगी तो ये ड्रामा करेगी ही करेगी। इसे स्टाइल मारने के अलावा और कुछ आता तो है नहीं। माँ आप अपनी बहू की साइड ले रही हैं अपनी बेटी के होते हुए। हाउ डिस्कस्टिंग यार। अरे चुप कर जा 10वीं फेल। खुद तो तूने कभी कोई काम किया नहीं, बहू को तो करने दे। और हाँ, ये स्टाइल थोड़ा कम मारा कर। 10वीं फेल है तू, भूल मत। क्यों माँ, ये तो कल ही मुझे एमए का सर्टिफिकेट दिखा रही थी, फिर ये 10वीं फेल का क्या चक्कर है? हे राम, बहू तू ये क्या कह रही है? लगता है तुझे पता नहीं है, हमने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी क्योंकि 10वीं में 5 बार फेल हो चुकी थी ये। माँ देख लो, आपने आगे कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। चुप कर 10वीं फेल। 10वीं में ना तू अपने मास्टर के साथ भागने वाली थी, इसलिए तेरी पढ़ाई छुड़वा दी। वरना तू 5 बार फेल हो या 10 बार फेल हो, हमें क्या, हम तो पढ़ा देते तुझे। इतना सुनाने के बाद मधु खूब हंसती है और कीर्ति का मुंह बन जाता है। और उसकी माँ ने उसकी भाभी को सच भी जो बता दिया था, लेकिन कीर्ति की दिखावे वाली आदत अभी भी नहीं जाती। अब एक रोज कीर्ति के घर उनके 3 दोस्त आते हैं। और कीर्ति, भाई के शादी में भी नहीं बुलाया और ना ही भाभी को दिखाया तूने अभी तक। अरे रुक, अभी बुलाती हूँ भाभी को। भाभी जरा चाय लेकर आना 3 कप। तेरी और कीर्ति, और तूने तो कहा था वो पॉलिटिशियन की बेटी है। क्या वो सच में पॉलिटिशियन की बेटी है? अबे किसने कहा? अगर वो किसी पॉलिटिशियन की बेटी होती तो इस घर में रहती। तू भी कुछ भी बोलता है। अरे वो सही कह रहा है, वो मेरा भाई है, दिल्ली में संसद भवन में काम करता है। तो बस उन्हें मेरा भाई पसंद आया, उन्होंने कर दी उनकी शादी। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा ना कितने खानदानी हैं हम। देखो देखो इस बेशरम को देखो, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। कह रही है मेरा भाई संसद भवन में काम करता है। अरे उस गधे से तो मक्खी भी नहीं मारी जाती, वो क्या नेताओं के साथ काम करेगा? जैसा भाई है निकम्मा, वैसे ही बहन भी निकम्मी। अभी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी मधु चाय लेकर आती है और सोनिया कीर्ति की भाभी को देखते हुए बोलती है, अरे भाभी नमस्ते। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? ये मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं, लेकिन कहीं तो देखा है। अरे देख लिया होगा कहीं, मेरी भाभी बहुत अमीर है। कहीं अखबार या टीवी में फोटो देख ली होगी तूने। मैंने भी आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? अरे तो समोसे वाले अंकल की बेटी है, जो संडे मार्केट में समोसे की दुकान लगाते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी याद आ गया, आप तो हमेशा मेरी दुकान पर आती थी। तेरी, लेकिन अभी तो कीर्ति ने कहा था वो पॉलिटिशियन की बेटी है। यार मुझे समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये कह रही है समोसे वाले अंकल की बेटी है और तू कह रही है राजनेता की बेटी है। अरे हो क्या रहा है यहाँ? अरे तुम लोग डिसाइड कर लो, समोसे वाले अंकल की बेटी है या फिर नेता की बेटी है। नीलू ठीक से सुना भी तो कर। भाभी के पापा बड़े बड़े राजनेता के एक्ट करते हैं, कोई कई शोज करते हैं। तेरी, इसका मतलब इनके पापा एक्टर है और साथ साथ समोसे भी बेचते हैं। वाह वाह, क्या बात है। अरे यार, गली और नुक्कड़ पे जो शोज होते हैं ना, उनकी बात की है मैंने। तू ना कुछ भी बोलता है। कीर्ति की दिखावे की आदत उसे किसी न किसी दिन ले डूबेगी। ये उसकी माँ राधा भी यही कहा करती थी। एक रोज कीर्ति देर शाम शॉर्ट ड्रेस पहने पार्टी के लिए निकल रही। भाभी जरा मेरी ड्रेस देखना, कैसी लग रही है? अच्छा है बहुत। मैंने भी तुम्हारे भैया को कहा है ऐसा ड्रेस ला दे मुझे भी। भैया नहीं लेकर देने वाले हैं ये सब। वैसे इसको आप खरीद भी नहीं सकते भाभी, 10,000 की है पूरी। इतनी महंगी तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी। कितना फेंकती है, 10,000। 10वीं फेल को पता भी है कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं। अब जैसे ही कीर्ति अपने लटके झटके मारती हुई घर से निकलती है और कुछ दूर जरा चलती है। क्या देख रहा हूँ मैं? इसके पास तो बहुत कुछ है। ये हाथों में आईफोन और पर्स पे भी लग रहा है बहुत कुछ है। लगता है मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। कर ही लेता हूँ। जब बकरा आगे से कटने आएगा तो मना थोड़ी करूँगा।
इसका पर्स तो छीन कर ले जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। चल बेटा लग जा काम पे। वैसे ही एक लड़का कीर्ति का पर्स लेकर भाग जाता है। मेरा पर्स, अरे कोई तो पकड़ो उसे, वो मेरा पर्स लेके भाग रहा है, अरे कोई तो रोको उसे। अब सामने से कमला आ रही थी और वो कीर्ति को चिल्लाते हुए सुन लेती है। अरे कमला आंटी पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। अरे कोई तो पकड़ो उसे, मेरा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट सामान था और वो लेके भाग रहा है उसे। नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। वो भागकर उस लड़के की आंख में मिर्ची पाउडर डाल देती है। यह क्या किया तुमने? मेरी आंखों में क्या डाल दिया? आई आई चल रहा है। अरे बुरी भैया। अच्छा हुआ कमला आंटी, आप मेरा पर्स बचा कर ले आई, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। राम रे राम, ये राधा की बेटी भी ना सर पर चढ़ गई है। चल अंदर चल, तेरी माँ से शिकायत करती हूँ। अरे आंटी, माँ के पास कहाँ लेके जा रही हो? अरे वो तो मुझे चप्पलों से मारेगी। अरे छोड़ दो आंटी, मुझे माँ के पास नहीं जाना। अरे कमला, तेरे हाथों में मिर्च का पैकेट, और ये मेरी बेटी रो क्यों रही है? बोल, क्या किया है मेरी बेटी के साथ? मैं क्यों करूँगी तेरी बेटी के साथ कुछ भी? तू बता ना, तूने शर्म बेच खाई है क्या, जो इस समय तो अपनी बेटी को बाहर भेज रही है? तुझे पता भी है इसके पीछे चोर लग गया था, इसका पर्स लेकर भाग रहा था। वो तो भला हो मेरा जो मैं पहुंच गई टाइम पे और बचा लिया इसका पर्स। माँ, आपको पता है वो चोर मेरा पर्स लेके भाग रहा था। वो तो भला हो कमला आंटी का, जिन्होंने मुझे और मेरे पर्स दोनों को बचा लिया। अच्छा माँ जी, इसने अपने सैमसंग वाले फोन पर एप्पल का सेटअप करवा रखा है। मैं तो लोगों के आगे बस दिखावा करती थी और अपना इम्प्रेशन जमाना चाहती थी। मैं ये सोचती थी कि महंगी ब्रांड की चीजें यूज करूंगी तो लोग मुझे अमीर समझेंगे, मेरी कदर करेंगे, मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब भी हो जाएगा। तो कैसा लगा बेटा जब चोर तेरा बैग लेके भाग रहा था? माँ, मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसके कारण आपको दिक्कत हो या मुझे दिक्कत हो। वो तो सब्जी का मिर्च पाउडर खत्म हो गया था, वही लेने गई थी, इसीलिए बच गई है, वरना इसका तो पर्स ही चला जाता। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी, कभी किसी के आगे दिखावा नहीं करूंगी, सबसे प्यार से पेश आऊंगी। अब इस इंसिडेंट के बाद कीर्ति को सबक मिल जाता है कि दिखावा करना कभी कभी कितना महंगा पड़ता है और उसके घर वाले इतना होने के बाद भी उसके साथ खड़े हैं, जिसके बाद वो कभी भी दिखावा ना करने की कसम खाती है। एक सेकंड, अभी फोन किसका आ रहा है? हेलो। ओ तेरी कहाँ है तू? अरे पार्टी में देर हो जाएगी। अरे अब तक आई नहीं तू। अरे वो एक्चुअली बात ये है कि मेरी थार खराब हो गई है, तो मैं उसकी रिपेयरिंग के लिए खड़ी हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में। अरे थार खराब हो गई तेरी? तेरे पास थार भी है, तूने बताया नहीं कभी। वो तो मैं फरारी लेके आने वाली थी, लेकिन वो मेरा भाई लेकर गया हुआ है, इसलिए मुझे थार लेके आनी पड़ रही है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? अब देखती हूँ कोई टैक्सी मिले तो टैक्सी में आ रही हूँ मैं। लेकिन कोशिश कर, जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, अभी फोन रखो। अच्छा रखता हूँ, ठीक है। माँ, आप लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? वो क्या है ना, वो मेरी आदत है, तो मैं आदत से थोड़ी सी मजबूर हूँ। अनंत शहर की एक बस्ती में अपनी माँ के साथ रहता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो बस अपने गुजारे लायक ही पैसे कमा पाता था और आए दिन उसके घर में किसी न किसी चीज की कमी ही रहा करती। अनंत बेटा, काम से आते हुए 2 किलो चावल ले आना, रात में बनाने के लिए चावल खत्म हो गए हैं। माँ, अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ और जेब खर्च के नाम पर कुछ ही पैसे पड़े मेरे जेब में। बेटा, इस महीने पैसे कम होने के कारण राशन में ही कम चावल लाई थी। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। ठीक है माँ, मैं काम पे निकलता हूँ। अनंत भी अपनी माँ को छोटी छोटी चीजों के लिए मना करते हुए दुखी होता था, लेकिन पैसों की मजबूरी के चलते वो कुछ नहीं कर पाता। एक रोज फैक्ट्री में मजदूर ज्यादा होने के कारण कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है, जिसमें अनंत भी शामिल होता है। वो निराश होकर घर पहुंचता है। माँ, जब तक दूसरा काम नहीं मिल जाता, घर खर्च थोड़ा आराम से कीजिएगा आप। बेटा, हम गरीबों के पास होता ही कितना है जिसमें हम कुछ बचा सके। जितनी जल्दी हो सके तू कोई दूसरा काम ढूंढ ले, वरना तो हम खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आप चिंता मत कीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। चल अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है।
पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में ही इतना दुख क्यों लिखा होता है। चैन से एक पल बैठ भी नहीं सकते। शायद हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है चैन से बैठना। इन सभी बातों को सोचते हुए वो सो जाता है और अगली सुबह काम की तलाश में निकल पड़ता है। इस तरह वो काम की तलाश में कुछ दिनों तक भटकता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दोपहर वो हैरान परेशान एक पार्क के पास से गुजर रहा था। तभी सामने से आ रहे एक बाबा से वो टकरा जाता है, जिसकी छड़ी छूटकर गिर पड़ती है। माफ कीजिएगा बाबा, वो मेरा ध्यान कहीं और था। बाबा ये लीजिए आपकी छड़ी, मेरे कारण गिर गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, परेशानी में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारे माथे की लकीर बता रही है कि तुम जल्दी ही बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन ना मुझे ना आपके भविष्यवाणी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे हम गरीबों का आज का समय खराब है, आप भविष्य की बात कर रहे हो, वो कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन बच्चा, तेरी तकदीर का खेल कभी भी वर्तमान के साथ भविष्य को भी बदल सकता है। तुझे भाग्यशाली अंक बताता हूँ, जो तेरा भाग्य जरूर चमकाएगा। बाबा मैं आपके भविष्यवाणी के लिए आपको दक्षिणा तक नहीं दे सकता। चिंता मत कर, ये बाबा दक्षिणा का भूखा नहीं है। अनंत बाबा की बातों को ज्यादा गंभीरता से ना लेते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर जाके उसके कानों में एक आवाज आती है। 100 रुपए में माला माल, 100 रुपए में माला माल, जिंदगी में हो जाएगा धमाल, टिकट खरीदोगे किस्मत आजमाओ, 100 रुपए देकर करोड़ों पाओ। ये कौन सी टिकटें बेच रहे हैं? एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ। लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा है, हो सकता है कोई काम मिल जाए। हाँ भाई, चुनो अपना लॉटरी का टिकट और गिराओ जिंदगी से चिंताओं का विकट। अब भाई साहब, आपके यहाँ पे कोई काम मिलेगा क्या? मजदूरी हो या जो भी काम हो, मुझे सब आता है, मैं सब कर लेता हूँ। तो काम मिलेगा क्या कोई? काम नहीं मिलेगा यहाँ पे, लॉटरी की टिकट मिलती है यहाँ। 100 रुपए दो और टिकट लो। नहीं नहीं भाई, मुझे टिकट नहीं खरीदनी। अरे एक बार लेके तो देखो, नंबर लग गया तो 100 के लाखों करोड़ों भी मिल सकते हैं। मेरी दुकान से टिकट खरीदकर लाखों का भला हुआ है। लॉटरी वाले की बात सुनकर अनंत को उस बाबा का कहा भी याद आता है। वो अपनी जेब टटोल कर देखता है तो उसमें एक 100 का नोट मिलता है। 100 रुपए तो हैं, एक काम करता हूँ, एक बार लेके देखता हूँ, शायद कुछ भला हो जाए। भाई जरा एक टिकट मुझे भी देना। ये हुई ना बात, लाओ 100 रुपये और चुन लो अपने पसंद की टिकट। सर, आपके 300 रुपए का बिल। 300? अभी देता हूँ। अनंत फिर एक बार अपनी जेब को टटोलता है, लेकिन उसकी जेब में लॉटरी टिकट के अलावा कुछ नहीं होता, तो वो घबरा जाता है। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। भूख के मारे मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैं बिल कैसे भरूं? क्या कहा सर, कोई परेशानी है? अब वो बात ऐसी है ना कि मेरे पास आपके बिल को चुकाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बाद में आप मुझसे ले लीजिएगा, या फिर कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। आप चाहे तो ये लॉटरी की टिकट है मेरे पास, आप इसे रख लीजिए, और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पैसे देके ये ले जाऊंगा। मुझ पे यकीन कीजिए। लेकिन इसका मैं क्या करूँगी? वैसे मुझे तो नहीं पता कि इस लॉटरी में कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। आप इसे रख लीजिए, और अगर इसमें कुछ निकला तो आधा आधा बांट लेंगे, वरना मैं आके आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा। वो वेट्रेस लड़की अनंत की बातों पर विश्वास करके उसकी लॉटरी की टिकट ले लेती है। समय बीतता है और अनंत को दूसरा काम मिल जाता है। एक रोज वो किसी काम से उसी लॉटरी की दुकान से गुजरता है, तो उसे अपनी लॉटरी की टिकट की याद आती है। लॉटरी की टिकट लिए 1 हफ्ता हो गया है, भले ये टिकट मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बार देख लेता हूँ कि नंबर लगा है या नहीं लगा है।
ये तो मेरे 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 टिकट का नंबर है, 4408। हाँ यही है। और मुझे पहला इनाम मिला है। अच्छा, तो लाओ अपनी टिकट। टिकट वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं लेके आता हूँ। होगी भी कैसे, इस नंबर की टिकट तो किसी लड़की के पास थी। इस पर पूरे 1 करोड़ का इनाम लगा था। जिस लड़की के पास टिकट थी वो लेकर चली गई 2 दिन पहले ही। क्या वो लड़की लॉटरी के पैसे ले गई? और क्या, भला कोई 1 करोड़ रुपए कैसे छोड़ सकता है, वो तो करोड़पति हो गई। अनंत को जैसे ही ये बात पता चलती है वो कुछ ही देर में उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां वो लड़की वेट्रेस थी, लेकिन वो लड़की उसे वहां नहीं मिलती। तो अनंत रेस्टोरेंट में काम करने वालों से उसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि कुछ ही दिनों पहले वो काम छोड़कर चली गई। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या करूं मैं अपनी जिंदगी का यार? क्या जरूरत थी उस लड़की को टिकट देने की यार? अरे कुछ काम कर लेता, कुछ भी कर लेता, क्यों दिया मैंने? और वो लड़की ये कैसी इंसान थी यार, मेरी टिकट के पैसे लेके भाग गई। मेरे को रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे अब क्या करूं? लेकिन हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उस लड़की को ढूंढूंगा कहीं से भी और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वो वेट्रेस अनंत के लॉटरी के पैसे लेकर भाग चुकी थी। इस बात से अनंत को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के मालिक से मिलकर उस लड़की का पता निकलवाता है और अगले दिन उसके घर पहुंचता है जहां पर ताला लगा हुआ था। ये क्या, यहाँ तो ताला लगा है। आखिर सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे उन पैसों के तो मेरी कितनी मदद हो जाती, लेकिन वो लेके भाग गई। तो तुम मेरे घर तक आ गए? धोखेबाज, मक्कार, दुष्ट इंसान। अरे कैसी इंसान हो यार, तुम मेरे पैसे लेके भाग गई यार। यार आधा तो देती, कुछ तो दे देती यार। यार मुझे मेरे पैसे दे दो यार दे दो यार, प्लीज दे दो, वरना मैं यही लेट जाऊंगा। दे दो यार। शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी लॉटरी के पैसे लेकर भागी नहीं थी, बल्कि मेरी माँ बीमार थी, जिसके चलते मुझे गाँव जाना पड़ा और मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर भी नहीं था कि मैं तुम्हें ये बता सकूं। मैंने इनाम के पैसे में से बस कुछ पैसे अपनी माँ के इलाज में लगाए हैं। तुम अपने पैसे ले जाओ। मतलब तुम भागी नहीं थी? ओहो, गलती हो गई मुझसे, अब मुझे माफ कर दो। मुझे लगा ना तुम लालच में आ गई और भाग गए मेरे पैसे लेकर। और तो और मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया, माफ करना मुझे। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता, क्योंकि अनजानों पर किसको भरोसा होता है। लेकिन उस दिन पैसे ना लेकर मैंने तुम पर भरोसा किया, तो तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। अनंत उस लड़की से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो लड़की उसे पैसे लौटा देती है और अनंत उन पैसों से अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाता है। साथ ही उसे उस बाबा की बातें भी याद आती हैं, जिसने वो भाग्यशाली अंक उसके कान में कहे थे, जो कि उसकी लॉटरी की टिकट का नंबर भी था। सुमन की नई नई शादी हुई होती है और वो अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तभी सुमन के पास उसकी सास सरिता आती है और कहती है, बहू तुझे कोई परेशानी तो नहीं ना? मतलब नया नया घर है तो दिक्कत हो रही होगी, तो मुझे बता सकती है। मैं भी तेरी माँ की तरह हूँ, तू मुझसे हर बात कह सकती है। सब ठीक है माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। अब नए घर में सब कुछ देखने सीखने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। मैं सब कुछ जल्द से जल्दी सीखने की कोशिश करूँगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जा, आज ही तेरी पहली रसोई की रस्म भी है। तुझे सबके लिए खाना बनाना है। जितनी अच्छी बातें कर रही है उतना ही अच्छा खाना भी बनाइयो। माँ जी, मैं खाना तो बना दूं, लेकिन मैं बना नहीं सकती हूँ। बहू, ये क्या बात हुई भला? तू बना सकती है लेकिन बनाना नहीं चाहती है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुझे तेरी माँ ने सिखाया नहीं कि शादी की पहली रसोई के नाम की भी कोई रस्म होती है? माँ जी, मुझे पता है रस्म के बारे में, लेकिन आप समझने की कोशिश करो ना। मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। बहू, तू जो ये गोल गोल बातें घुमा कर रही है ना, ये बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आ रही है। तू मुझे साफ साफ बता दे कि तू क्यों खाना नहीं बना सकती। इसका कारण क्या है आखिर? माँ जी, मुझे ना महीना लगा हुआ है, पीरियड्स हो रखे हैं, और मेरे मायके में तो यही होता है। जैसे पीरियड्स होते हैं ना, तब रसोई में जाते नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ भी खाना नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। हमारे घर में तो बस एक मैं ही हूँ सारा काम करने के लिए,
इसीलिए ये सब नहीं मानते हैं। लेकिन तेरे मायके में ये सब माना जाता है तो ठीक है, तुम मत बना कुछ और तू बस अपने कमरे में आराम कर। जी माँ जी, वैसे भी इस समय में जो लड़की खाना बनाती है उसे अशुद्ध माना जाता है, तो जब कोई हमारे हाथ का खाना खा ही नहीं सकता तो बनाना ही क्यों? तेरी बात में दम तो लग रहा है, लेकिन जो लड़कियां अकेले रहती हैं या जिस घर में बहुत सारे मर्द और बस एक औरत होती है, वहाँ क्या चूल्हा नहीं जलाया जाता? माँ जी, ये तो मानने और ना मानने वाली बात है। जिस तरह मैं इस बात के पक्ष में हूँ, ठीक उसी तरह आप इस बात के विपक्ष में हो। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता इस समय रसोई में खाना बनाना, तो मैं नहीं बनाऊंगी। आपको भी इस बात को समझना चाहिए ना माँ जी। हाँ बहू, मैं समझ गई। और मैं कौन सा तेरे सर पर बंदूक रखकर बोल रही हूँ कि तू मेरी बात मान। मुझे भी पता है कि बहुत से लोग तेरी बातों का समर्थन कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को मेरी बात भी बिल्कुल सही और सटीक लगेगी। तू यहाँ आराम कर ले, मैं खुद खाना बना लूंगी। सरिता को अपनी बहू की बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, लेकिन वो अपनी बहू की बात मान लेती है और सारा खाना सरिता खुद अकेले ही बना लेती है। सरिता चुपचाप पहले दिन खाना बना लेती है, लेकिन यही दोबारा दूसरे दिन भी होता है और सरिता तब भी खाना बना लेती है और ऐसे ही तीसरे, चौथे, पांचवें दिन हो जाता है। लेकिन जब ऐसे ही सरिता 7वीं बार अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वहाँ सुमन आराम से बिस्तर पर लेटी होती है। ये देखकर सरिता अपनी बहू से कहती है, बहू, अब तो तेरा महीना खत्म हो गया ना, अब चलकर हम सबके लिए एक एहसान कर दे और अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा कर दे। अब तो काफी दिन हो गए हैं ना, चल आज बता क्या बनाएगी। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे बोलते हुए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अब क्या नया हो गया है? तू अब क्या बातें घुमाने लगी? अब क्या तेरा फिर कोई महीना आ गया है जिसमें तू खाना नहीं बना सकती, रसोई नहीं संभाल सकती? माँ जी, महीना नहीं आया, मोच आ गई कमर में और पैर से हिला तक नहीं जा रहा मुझसे। तो मैं घर के सारे काम कैसे करूँगी, रसोई को कैसे संभालूंगी मैं? मोच कब आई बहू? ठीक है, ज्यादा तो नहीं आई ना मोच? दिखा तो सही, कहाँ है मोच? माँ जी, आपको दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा मोच आई है। मैं कुछ दिन और रसोई नहीं संभाल पाऊंगी और आपको ही अकेले रसोई संभालनी पड़ेगी। बहू, रसोई का क्या है, वो तो मैं ही संभाल रही थी ना। तेरे आने से पहले भी संभालती थी, अब भी संभाल लूंगी। तो क्या हो जाएगा, तू बस खुद की सेहत का ध्यान दे और अच्छे से आराम कर। जितने भी दिन लगे तू ले, लेकिन अब जल्दी से ठीक हो जा। सरिता फिर से सुमन की बात में आ जाती है और रसोई खुद ही संभालने लगती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन सुमन कभी भी रसोई नहीं संभालती और हमेशा बहाना बनाने लग जाती थी। अब सरिता को सुमन की सारी चालाकियां अब धीरे धीरे समझने लगी थी और ऐसे ही एक दिन सरिता जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और चिल्लाने लगती है। तभी सुमन और उसका पति दीपक आते हैं। माँ जी, क्या हुआ? गिरने की आवाज आई, आप ठीक तो हो ना? बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ जमीन पर गिरी हूँ और तू है कि पूछ रही है आवाज गिरने से आई है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं गिर गई हूँ? लेकिन माँ, आप गिरी कैसे? आपको पता है ना, आप बूढ़ी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। देखा, अब गिर गई ना आप। एक आध हड्डी टूट जाती ना तो कल्याण हो जाता। तो हम क्या करते, आपने सोचा कभी? तू और तेरी पत्नी यहाँ खड़े खड़े बस मुझे ऐसे सुनाते रहोगे या फिर मेरी कुछ मदद भी करोगे? मैं यहाँ गिर गई हूँ, मेरी कमर में लगी है और तुम दोनों ही मुझे सुनाए जा रहे हो। सरिता के कहने पर वो दोनों सरिता को उसके कमरे में लेकर जाते और सुमन सरिता की कमर में बाम लगाती है जिससे उसे कुछ आराम मिले। तो सुमन कहती, माँ जी, अब आपको ठीक लग रहा है ना? अगर ठीक नहीं लग रहा तो बता दीजिए, हम अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तभी पता चल जाएगा कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बहू, इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। अब गिरी हूँ तो दर्द तो रहेगा ना, तू बाम ही लगा दे, कुछ दिनों में खुद आराम आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तक आप ठीक नहीं होती ना, आप कोई काम नहीं करोगी घर का। आप बस चुपचाप से आराम कीजिए, सारा काम सुमन करेगी। सारा काम तो बहू कर ही लेगी, लेकिन रसोई कौन संभालेगा? बहू की भी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है ना, और ऐसे में किसी को तो रसोई संभालनी पड़ेगी। हाँ, तो संभाल लेगी ना सुमन। वैसे भी वो ठीक नजर आ रही है, इतना कुछ हुआ नहीं है, एक दिन के लिए संभाल सकती है। वो सब तो ठीक है,
लेकिन मैं क्या कह रही थी, माँ जी को आज इतनी तकलीफ हुई है, अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई, कोई तो रहना चाहिए ना उनके पास। आज हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, कल से मैं रसोई संभाल लूंगी। सुमन बोल देती है रसोई संभालने को, लेकिन सुमन को खाना तक बनाना नहीं आता था, इसलिए अब वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अगली सुबह रसोई में ही यहाँ से वहाँ करने लगती है और बर्तन भी काफी पटकने लगती है कि अब क्या करे। तभी सुमन आटा उतारती है, लेकिन पूरे आटे का डब्बा सुमन के सर पर ही आकर गिर जाता है। सुमन भूत सी लग रही थी। इतना बर्तन गिरने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर दीपक और सरिता वहाँ आते हैं और रसोई का बुरा हाल देखकर दीपक कहता है, सुमन ये क्या हाल बना के रखा है तुमने रसोई का? ऐसा लग रहा है अपनी रसोई में नहीं किसी कबाड़ी की दुकान पे आए हैं। तो कैसा बना दिया तुमने? मैं तो बस खाना बना रही थी, लेकिन मुझे आता ही नहीं है, बस इसीलिए मुझे इतना झूठ बोलना पड़ा। और जब मैं सच में बना रही थी तो ये हाल हो गया। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे बहू, ये तो हमें तो पहले ही बता देती। खाना ही तो नहीं बनाने आता है ना, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब मैं तुझे सब सिखाऊंगी और तू रसोई संभालेगी। सरिता अब सुमन को सब कुछ सिखाने लगती है, जिसके बाद सुमन रसोई संभालने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।